जय हिंद दोस्तों, मैं आशीष सर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं द कैरियर पॉइंट के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों कैसे हैं आप? उम्मीद है अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आपका मुस्कुराता हुआ चेहरा हमेशा से ही हमारे लिए मोटिवेशन का कार्य करता है। आप बोर्ड पे देख रहे होंगे आज मैंने क्या लिखा है कि हिंदी साहित्य की श्रृंखला मैं चालू करने जा रहा हूं। दोस्तों सभी बच्चे लगातार कह रहे थे कि सर जिस तरह से जेल वार्डन के पेपर में 14 से 15 क्वेश्चन हिंदी साहित्य का आ गया और सबका पेपर बिगड़ गया, मेरिट बहुत डाउन चली गई, फिर भी लोग उस मेरिट को क्रॉस नहीं कर पाए। तो सर अगर इस बार भी हिंदी साहित्य आ गया तो हम लोगों के साथ क्या होगा, इसलिए शुरू में ही सर हिंदी साहित्य को अच्छे से आप पढ़ा दीजिए। तो मैंने यह निर्णय लिया है कि मैं आप लोगों को इस बार हिंदी साहित्य की विशेष श्रृंखला को कुल 5 क्लासों में पढ़ाऊंगा। कितने क्लास लेके आ रहा हूं मैं इस बार आप लोगों के लिए? 5 क्लास। ये 5 विशेष क्लास होंगे जिसमें मैं आपके लगभग 8 से 10 प्रश्न सही करवाऊंगा। और ये अगर आप लोगों ने 5 वीडियो गौर से देख लिए तो आपको पक्का 16 से 20 अंक का फायदा होगा। 16 से 20 नंबर, सोच सकते हैं कि एक एक नंबर के लिए कितनी लड़ाई होती है। और मैं आपको पक्का बता रहा हूं, एक वीडियो देखने के बाद आपके अंदर उत्सुकता जाग जाएगी हिंदी सीखने के लिए। इतना बेहतरीन वीडियो आपको देखने को मिलेगा कि आपने कल्पना भी नहीं किया होगा कि हिंदी साहित्य को आप इस लेवल पर पढ़ सकते हैं। दोस्तों मैं आपको कुछ और दिखाता हूं, जैसे कि हिंदी साहित्य के विभिन्न कालखंड, हिंदी साहित्य के विभिन्न कालखंडों को देखें तो क्या होता है आदिकाल, क्या होता है भक्ति काल, क्या होता है रीतिकाल, क्या होता है आधुनिक काल। कब से कब तक था आदिकाल, कब से कब तक था भक्ति काल, कब से कब तक था रीतिकाल, कब से कब तक था आधुनिक काल। आदिकाल के प्रमुख कवि कौन थे, भक्ति काल के प्रमुख कवि कौन थे, रीतिकाल के प्रमुख कवि कौन थे, आधुनिक काल के प्रमुख कवि कौन थे। अगर सारे प्रश्नों का उत्तर चाहिए तो आपको तो पूरी श्रृंखला देखनी ही पड़ेगी। वैसे आपको एक और बात बता देता हूं कि जो चीज हम लोग पढ़ रहे हैं, हिंदी साहित्य पढ़ रहे हैं, तो हिंदी एक क्या होती है, भाषा होती है। और भाषा शब्द की उत्पत्ति संस्कृत भाषा के भाष धातु से हुई है। और अगर कोई आपसे पूछ दे कि सर हिंदी की उपभाषाएं कितनी है, तो आप उत्तर देंगे कि हिंदी की उपभाषाएं कितनी है, 5 है। इन उपभाषाओं से कितनी बोलियां बनी है, तो आप उत्तर देंगे सर 18 बोलियां बनी है। तो क्या आप हवाई बातें करेंगे कि 5 उपभाषाएं होती हैं, 18 बोलियां होती है, हिंदी एक भाषा है। और भारतीय संविधान में कुल 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। जब संविधान बना था तो भाषाओं की संख्या 14 थी, फिर उसमें एक भाषा जुड़ी, फिर उसमें 3 भाषा जुड़ी, फिर उसमें 4 भाषा जुड़ी। 14, 1, 3, 4 और वर्तमान समय में कुल भाषाओं की संख्या कितनी हो गई, 22। और उस 22 भाषाओं में से एक भाषा क्या है, हिंदी है। और इसी हिंदी भाषा का हम लोग साहित्य पढ़ने जा रहे हैं। और साहित्य पढ़ने के लिए सबसे पहले जरूरी है कि हम लोग क्रम वाइज पढ़ें। अगर क्रम वाइज नहीं पढ़ेंगे तो देखिए, क्रम वाइज अगर पढ़ते हैं तो ये देखिए, मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूं। ये मैंने क्या लिखा, कमल, तो आपने कहा कमल एक फूल है, लेकिन मैंने लिखा क ग ज फ ल ट, तो ये क्या है, ये क्रम नहीं है। आपको समझ में नहीं आ रहा है। अगर मैं क्रम से नहीं पढ़ाऊंगा 5 वीडियो तो आपको भी समझ में नहीं आएगा। तो इसलिए मैं एक तरफ से चलूंगा। पहले आपको बताऊंगा हिंदी भाषा, फिर बताऊंगा उपभाषा, फिर बताऊंगा बोलियां, फिर बताऊंगा कालखंड, फिर बताऊंगा आदिकाल, फिर बताऊंगा भक्ति काल, फिर बताऊंगा रीतिकाल, फिर बताऊंगा आधुनिक काल। सारे कवियों को अलग अलग करके आपके दिमाग में बैठा दूंगा, घोल के पिला दूंगा। आइए अब हम लोग शुरू करेंगे हिंदी साहित्य को एकदम शुरू से। आइए देखते हैं आगे। आइए देखते हैं हिंदी साहित्य क्या है। हिंदी साहित्य की शुरुआती कड़ी, शुरुआत की कड़ी में हम आपको बताने जा रहे हैं कि हिंदी जो शब्द है, हिंदी शब्द किसका शब्द है, फारसी भाषा का शब्द है। दिमाग में बैठा लीजिएगा, एक एक लाइन को ध्यान से देखिएगा। हिंदी किस भाषा का शब्द है, फारसी भाषा का शब्द है। और हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। पहली बार कब मनाया गया था, 14 सितंबर 1949 को मनाया गया था। और कब से लगातार मनाया जा रहा है, तो 1953 ईस्वी से वर्धा समिति की सिफारिश पे लगातार 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाया जा रहा है।
विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। 10 जनवरी 1975 को पहली बार विश्व हिंदी दिवस मनाया गया था और 10 जनवरी को लगातार विश्व हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। आइए आगे देखते हैं हम लोग। 21 फरवरी अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस 21 फरवरी, क्या आपको पता है कब से मनाया जा रहा है? आप दिमाग में जोर डालिए, क्या आप बता सकते हैं अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस कब से मनाया जा रहा है? तो मनाया जा रहा है 1999 ईस्वी से अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस लगातार मनाया जा रहा है। तो 3 बातें मैंने बताई, 14 सितंबर हिंदी दिवस, 10 जनवरी विश्व हिंदी दिवस, 21 फरवरी अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस। भारतीय संविधान में हिंदी को मान्यता 14 सितंबर 1949 को मिली थी। हिंदी हमारी राजभाषा है, हमारे देश की कोई भी भाषा राष्ट्रभाषा नहीं है। आगे देखते हैं हम लोग। हिंदी की उत्पत्ति लगभग 1000 ईसा वर्ष पूर्व ईरानियों के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा की गई थी? ईरानियों के द्वारा की गई थी। आगे देखते हैं कि हिंदी की उत्पत्ति के क्रम को अगर हम लोग देखते हैं, हिंदी की उत्पत्ति के क्रम को देखते हैं तो संस्कृत सबसे पहले किस में टूटा? पाली में। पाली किस में टूटा? प्राकृत में। प्राकृत किस में टूटा? अपभ्रंश में। अपभ्रंश किस में टूटे? अवहट्ट में और हिंदी में। 2 भागों में टूटे। ये जो अपभ्रंश था, अपभ्रंशों का जनक कहा जाता है, स्वयंभू को कहा जाता है। और स्वयंभू किसका पर्यायवाची है? तो ब्रह्मा का पर्यायवाची है। किसका पर्यायवाची है? ब्रह्मा का पर्यायवाची है। और अवहट्ट की खोज किसने की थी? तो अवहट्ट की खोज की थी आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने की थी अवहट्ट की खोज, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने की थी। तो अगर आपसे पूछे कि हिंदी किस अपभ्रंश से निकला है, तो हिंदी की उत्पत्ति सौरसेनी अपभ्रंश से हुई है। किससे हुई है? सौरसेनी अपभ्रंश से हुई है। किस अपभ्रंश से हुई है? तो सौरसेनी अपभ्रंश से हिंदी की उत्पत्ति हुई है। आगे देखते हैं कि किस अपभ्रंश से, तो इसका अपभ्रंश है सौरसेनी अपभ्रंश। तो आपको समझ में आ रहा होगा। और अपभ्रंश की खोज किसने की थी? स्वयंभू ने। स्वयंभू किसका पर्यायवाची है? ब्रह्मा का। अवहट्ट की खोज किसने की थी? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने की थी। आइए अब हम आपको बताते हैं और भी कुछ रोचक चीजें कि हमारी जो हिंदी है, हिंदी की उपभाषाएं कितनी हैं? तो हमारे हिंदी की उपभाषाएं कितनी हैं? 5 हैं। हिंदी की उपभाषाएं कितनी हैं? 5 है। पहले नंबर पे अगर हम लोग बात करें तो वो है पश्चिमी हिंदी। पहली उपभाषा में है पश्चिमी हिंदी। दूसरे में कौन सी है? तो पूर्वी हिंदी है। तीसरे में कौन सी है? तो बिहारी हिंदी है। और चौथे में कौन सी है? तो पहाड़ी हिंदी है। और 5वें में कौन सी है? तो राजस्थानी हिंदी है। पश्चिमी हिंदी 5 बोलियों का जनक कहा जाता है। पश्चिमी हिंदी को 5 बोलियां संबंधित माना जाता है, 5 बोलियों से। पूर्वी हिंदी से संबंधित कितनी बोलियां हैं? 3 हैं। बिहारी हिंदी से कितनी बोलियां हैं? 3 हैं। पहाड़ी हिंदी से संबंधित बोलियां कितनी हैं? 3 हैं। और राजस्थानी हिंदी से संबंधित बोलियां कितनी हैं? 4 हैं। और टोटल बोलियों की संख्या अगर बात करें हम लोग तो आ जाता है 18। तो ध्यान से देखिएगा, टोटल भाषाएं कितनी हैं? 22 भाषाओं में से एक भाषा क्या है हमारी? एक भाषा है हमारी हिंदी। और हिंदी जो है, हिंदी की उपभाषाएं कितनी हैं? अगर हिंदी की उपभाषा पूछा जाए तो है 5। और हिंदी से कुल कितनी बोलियां निकली हैं? तो वो है 18। 18 बोलियों में अगर बात की जाए 5 उपभाषाएं तो पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, बिहारी हिंदी, पहाड़ी हिंदी, राजस्थानी हिंदी। अगर बात की जाए ट्रिक की तो अगर आप लोग देखें तो 5 के बाद 3 लिखने के बाद अगर आप 4 लिख देते हैं तो ये तैयार हो जाएगा आपकी बोलियां। यानी कि पश्चिमी हिंदी कितने प्रकार की है? तो 5 प्रकार की है। पूर्वी हिंदी कितने प्रकार की है? तो 3 प्रकार की है। बिहारी हिंदी 3 प्रकार की है। पहाड़ी हिंदी 3 प्रकार की है। और राजस्थानी हिंदी 4 प्रकार की है। उम्मीद है यहां तक की चीजें आपको अच्छी तरह से समझ में आ रही होंगी। आइए हम लोग आगे देखते हैं। आगे देखते हैं कि हिंदी की उपभाषाएं तथा बोलियां कैसे इनका जन्म हुआ। हिंदी की उपभाषाएं और बोलियों का जन्म कैसे कैसे हुआ है, ध्यान पूर्वक देखेंगे और अपने दिमाग में बैठाने की कोशिश करेंगे। आइए देखते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि हिंदी की उपभाषाएं कितनी है? 5 है। बोलियां कितनी हैं? 18 है। एक एक चीज को 4-4, 5-5 बार इसीलिए बोला जा रहा है कि आपके दिमाग में चीजें बैठ जाए। पेपर में एक छोटा सा क्वेश्चन आता है, हिंदी की उपभाषा कितनी है? लोग घबरा जाते हैं, 18 मार देते हैं, 22 मार देते हैं।
उपभाषाएं कितनी है? 5 है। बोलियां कितनी है? 18 है। टोटल भाषा संविधान में कितनी है? 22 है। उसमें से एक भाषा क्या है? हिंदी है। आइए देखते हैं हम लोग। सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि पश्चिमी हिंदी, सबसे पहले मैं आपको तैयार कराता हूं पश्चिमी हिंदी, मतलब पहली बोली को पूरी डिटेल में बताता हूं। पश्चिमी हिंदी, पश्चिमी हिंदी का जन्म हुआ है सौरसेनी अपभ्रंश से। किस अपभ्रंश से जन्म हुआ है? तो सौरसेनी अपभ्रंश से इसका जन्म हुआ है। पश्चिमी हिंदी से कितनी बोलियां निकली हैं? तो 5 बोलियां निकली हैं। तो पश्चिमी हिंदी से संबंधित जो पहली बोली है वह है कन्नौजी। पश्चिमी हिंदी से संबंधित पहली बोली कन्नौजी नहीं है, पहली बोली है इससे संबंधित बुंदेली। कौन सी है? बुंदेली। बुंदेली। दूसरी है कन्नौजी, तीसरी है ब्रजभाषा, चौथी है खड़ी बोली और पांचवा है बागरू। पांचवा है बागरू। तो बुंदेली। अच्छा एक बात मुझे बताइए, बूंद बूंद जब बारिश होगी तो उस बारिश को अपने शरीर के ऊपर पड़ने से कैसे रोकेंगे? तो छाता लगा के रोकेंगे। तो बुंदेली किस क्षेत्र में बोली जाती है? तो छतरपुर के क्षेत्र में बोली जाती है। कहां बोली जाती है? छतरपुर। ये छतरपुर है कहां? मध्य प्रदेश और यूपी के सीमा पर है। दूसरी कन्नौजी। कन्नौजी बोली कहां बोली जाती है? कन्नौज। कन्नौज किस लिए? यूपी का कन्नौज किस लिए फेमस है? तो इत्र के लिए फेमस है। ब्रजभाषा, ब्रज का नाम लेते ही मथुरा और आगरा आपके दिमाग में आ जाता है। और खड़ी बोली, जो कि पेपर में आ चुका है यूपी पुलिस के, कि खड़ी बोली का संबंध किस क्षेत्र से है? तो खड़ी बोली का संबंध मेरठ, बिजनौर और सहारनपुर से है। लेकिन आप मेरठ को हमेशा याद रखिएगा, मेरठ ही ऑप्शन में दिया जाता है। बागरू, बागरू हरियाणवी बोली है और ये कहाँ ज्यादा बोली जाती है? रोहतक, हरियाणा में ज्यादा बोला जाता है। तो हम लोगों ने देखा पश्चिमी हिंदी को, पश्चिमी हिंदी का उद्भव कहाँ से हुआ है? सौरसेनी अपभ्रंश से हुआ है। इसके अंतर्गत कुल कितनी बोलियां आती है? 5 आती है। पहला है बुंदेली, दूसरा है कन्नौजी, तीसरा है ब्रजभाषा, चौथा है खड़ी बोली और पांचवा है बागरू। बुंदेली का संबंध छतरपुर मध्य प्रदेश से है, कन्नौजी का संबंध कन्नौज यूपी से है, ब्रजभाषा का संबंध मथुरा और आगरा से है, खड़ी बोली का संबंध मेरठ, बिजनौर, सहारनपुर से है, बागरू का संबंध रोहतक, हरियाणा से है। आइए आगे देखते हैं हम लोग ध्यानपूर्वक फिर से। दूसरे नंबर पे अब हम लोग समझते हैं पूर्वी हिंदी को। पूर्वी हिंदी को भी हम लोग पूरी डिटेल में पढ़ेंगे। पूर्वी हिंदी का जो उद्भव हुआ है अर्धमागधी से हुआ है, अर्धमागधी अपभ्रंश से हुआ है और इससे कुल 3 बोलियों का जन्म हुआ है। यानी जो पूर्वी हिंदी है हमारी, उसने कितनी बोलियों को जन्म दिया है? 3 बोलियों को जन्म दिया है। तो नंबर 1 आता है इसमें अवधी, दूसरा आता है बघेली और तीसरा आता है छत्तीसगढ़ी। अवधी, अवधी बोली का नाम लेते ही हमारे दिमाग में छप जाता है कि लखनऊ, अवध के नवाब, यानी कि लखनऊ के नवाबों से संबंधित है अवधी। बघेली रीवा उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की सीमा पर बोली जाती है। छत्तीसगढ़ी बोली जाती है रायपुर छत्तीसगढ़ में। तो पूर्वी हिंदी से कुल कितनी बोलियों का जन्म हुआ है? तो 3 बोलियों का जन्म हुआ है, अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। अवधी कहाँ बोली जाती है? लखनऊ में। बघेली कहाँ बोली जाती है? रीवा यूपी एमपी की सीमा पर। छत्तीसगढ़ी कहाँ बोली जाती है? रायपुर छत्तीसगढ़ में। आइए मैं आपको कुछ और चीजें दिखाता हूं। तीसरी उपभाषा को डिटेल में समझाता हूं आपको। तो तीसरी उपभाषा है बिहारी हिंदी। बिहारी हिंदी का उद्भव हुआ है मागधी अपभ्रंश से। किससे हुआ है? मागधी अपभ्रंश से। इसने कितनी बोलियों को जन्म दिया? 3 बोलियों का। पहला है बगही, दूसरा है मैथिली और तीसरा है भोजपुरी। तो बिहारी हिंदी से 3 बोलियां जन्म ली, मगही, मैथिली और भोजपुरी। मगही, मैथिली और भोजपुरी। मगही कहाँ बोली जाती है? गया बिहार में बोली जाती है। मैथिली कहाँ बोली जाती है? दरभंगा बिहार में बोली जाती है। भोजपुरी कहाँ बोली जाती है? तो बलिया पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार में बोली जाती है। तो मगही बोली का संबंध कहाँ से है? तो गया बिहार से है। मैथिली बोली का संबंध कहाँ से है? तो दरभंगा बिहार से है। और भोजपुरी बोली का संबंध कहाँ से है? तो बलिया पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार से है। आइए मैं आगे की चीजें आपको दिखाता हूं। चौथी उपभाषा की बात की जाए तो पहाड़ी हिंदी। पहाड़ी हिंदी का भी उद्भव हुआ है सौरसेनी अपभ्रंश से और इससे भी 3 बोलियों का जन्म हुआ है। 3 बोलियों का जन्म। पहाड़ी भाषा है तो कुल्लू मनाली का नाम आपके दिमाग में आता है। तो सबसे पहली बोली है इसकी कुल्लुई और दूसरी है कुमाऊनी, तीसरी है गढ़वाली। तो कुल्लुई का संबंध कुल्लू हिमाचल प्रदेश से है, कुमायूनी का संबंध अल्मोड़ा नैनीताल उत्तराखंड से है और गढ़वाली का संबंध टिहरी गढ़वाल उत्तराखंड से है। फिर से देख लेते हैं। पहाड़ी हिंदी से कुल 3 बोलियां निकली है, कुल्लुई है,
कुल्लू हिमाचल प्रदेश, कुमाऊनी है अल्मोड़ा नैनीताल उत्तराखंड से, गढ़वाली है टिहरी गढ़वाल उत्तराखंड से। बहुत सारे बच्चे सोच रहे होंगे कितना कठिन कठिन शब्दावलियां हैं। तो बाबू मैं आपको सबसे साधारण लैंग्वेज में समझा रहा हूं, सबसे साधारण लैंग्वेज में आपको बता रहा हूं, इससे साधारण नहीं है हिंदी साहित्य। और इसको आपको दिमाग में बैठाना होगा। अगर 15 क्वेश्चन आ गए तो आप फेल हो जाओगे अगर नहीं कर पाए तो, क्योंकि जब हिंदी नहीं कर पाओगे तो तुम क्या करोगे पेपर में। तो अगर तुमको हिंदी में सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, सारे क्वेश्चन सही करने हैं, एक पद सुनिश्चित करना है, तो बाबू इन सब चीजों को दिमाग में बैठाइए। कुल्लू हिमाचल प्रदेश, कुमायूनी अल्मोड़ा नैनीताल उत्तराखंड, गढ़वाली टिहरी गढ़वाल उत्तराखंड। आगे देखते हैं पांचवी उपभाषा। पांचवी उपभाषा की बात की जाए तो है राजस्थानी हिंदी। राजस्थानी हिंदी का संबंध है सौरसेनी अपभ्रंश से। इससे कुल 4 बोलियों का जन्म हुआ है। राजस्थानी हिंदी से कितनी बोलियों का जन्म हुआ है? 4। पहला है जयपुरी, जयपुर राजस्थान से संबंधित है ये बोली। दूसरा है मालवी, माल कहां से आता था? उज्जैन से आता था, तो कहने का मतलब है दूसरी है मालवी, उज्जैन मध्य प्रदेश से इसका संबंध है। तीसरी है मारवाड़ी, मारवाड़ी बोली का संबंध है जोधपुर बीकानेर के क्षेत्रों से है, जोधपुर बीकानेर के क्षेत्रों से है। पता है मारवाड़ी लोग जहां की राजस्थान में बहुत ही कम बरसात होती है, वहां के जो बड़े मेहनती लोग होते हैं वही होते हैं मारवाड़ी। जोधपुर बीकानेर के क्षेत्र से ये संबंधित होते हैं। और चौथा है मेवाती, मेवाती का संबंध है मेवात राजस्थान से। और इसी के साथ हम लोगों ने देखा सारा का सारा उपभाषा परिवार। सारी उपभाषा परिवार की बात की जाए तो मैंने आपको बताया कि हिंदी की टोटल उपभाषाएं कितनी हैं? हिंदी की टोटल उपभाषाएं हैं 5। और इस 5 उपभाषा परिवार में मैंने आपको बताया पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, बिहारी हिंदी, पहाड़ी हिंदी और राजस्थानी हिंदी। सारी हिंदियों को पढ़ाने के बाद मैंने आपको बताया कि अगर उपभाषा से बोलियों की बात की जाए तो 5 + 3 + 3 + 3 + 4 यानी कि 5 उपभाषा परिवार को पढ़ने के बाद हमको कुल कितनी बोलियों की जानकारी हुई? 18 बोलियों की जानकारी हुई। अगर बात की जाए विभिन्न कालखंडों के नामकरण, अगर हम लोग हिंदी साहित्य में कालखंडों का नामकरण देखते हैं तो सबसे पहले हमारे दिमाग में जो बात आती है उसका नाम है सबसे प्राचीन काल, जिसका नाम है आदिकाल। अच्छा, ये बात आती है कि आदिकाल को आदिकाल किसने कहा होगा, आदिकाल को प्रारंभिक काल किसने कहा होगा, तो इन सब चीजों को भी मैं आपको बता देता हूं। आइए देखते हैं आदिकाल को प्रारंभिक काल किसने कहा। आदिकाल को प्रारंभिक काल कहा मिस्र बंधु ने। अच्छा, कोई घर पे प्रारंभ में आता है तो उसको हम लोग चीनी मिश्री खिलाते हैं ना, तो याद रखिएगा प्रारंभिक काल का संबंध किससे है? मिस्र बंधुओं से है। और वीर गाथा काल, हम कथा सुनाते राम सकल गुणधाम की, वो वीर योद्धा कौन थे? रामचंद्र शुक्ल यानी राम जी थे। तो वीर गाथा काल किसने कहा था? रामचंद्र शुक्ल ने कहा था। तो उम्मीद है समझ में आ रहा होगा। आइए आगे की चीजें आपको दिखाता हूं। अच्छा, तो आदिकाल को बीजोपन काल किसने कहा? कि मतलब बीज डाल के पौधा अब उगी रहा था, बहुत पहले की बात है, तो इसको कहा बीजोपन काल महावीर प्रसाद द्विवेदी ने कहा। बीजोपन काल किसने कहा आदिकाल को? तो महावीर प्रसाद द्विवेदी ने कहा। चारण काल किसने कहा? तो डॉक्टर राम कुमार वर्मा और डॉक्टर ग्रियर्सन ने आदिकाल को क्या कहा था? चारण काल कहा। आदिकाल किसने कहा? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। हजारों वर्ष पहले की बात है इसलिए इन्होंने कह दिया आदिकाल को आदिकाल। कहने का मतलब आदिकाल को सिद्ध सामंत काल कहा राहुल सांस्कृत्याय ने। एक बार का पेपर में आ चुका है यूपी के कि आदिकाल को आदिकाल किसने कहा? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। आदिकाल को सिद्ध सामंत काल किसने कहा? राहुल सांस्कृत्याय ने कहा। आइए आगे दिखाता हूं आपको भक्ति काल। तो भक्ति काल का नामकरण अगर हम लोग देखते हैं तो भक्ति काल को भक्ति काल कहा आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। अच्छा, भक्ति काल को स्वर्ण काल किसने कहा? यह भी बड़ा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि भक्ति काल को किस लेखक या किस कवि ने कहा था स्वर्ण काल है? तो डॉक्टर ग्रियर्सन ने कहा था कि भक्ति काल क्या है? एक स्वर्ण काल है। तीसरे नंबर पे हम लोग देखते हैं कि भक्ति काल को किसने कहा? लोक जागरण काल। किसने कहा? लोक जागरण काल। तो भक्ति काल को लोक जागरण काल कहा था हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने। किसने कहा? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कहा। आगे देखते हैं हम लोग कि रीति काल। तो रीति काल को अलंकृत काल किसने कहा?
तो रीतिकाल को अलंकृत काल कहा मिस्र बंधुओं ने। किसने कहा? मिस्र बंधुओं ने कहा। रीतिकाल को रीतिकाल किसने कहा? तो रामचंद्र शुक्ल ने रीतिकाल को रीतिकाल कहा। रीतिकाल को श्रृंगार काल किसने कहा? विश्वनाथ मिश्र ने कहा कि रीतिकाल एक श्रृंगार काल था, भोग विलासिता का काल था रीतिकाल, श्रृंगार काल। कला का काल था। डॉक्टर रमाशंकर शुक्ल जी ने इनका अगर कहा जाए तो उपनाम है रसाल, रमाशंकर शुक्ल। इन्होंने रीतिकाल को कला का काल कहा, कला का काल डॉक्टर रमाशंकर शुक्ल रसाल जी ने कहा था। आगे बात करते हैं हम लोग, अगर देखें तो कि अगर हम लोग देखते हैं कि आधुनिक काल, आधुनिक काल मतलब अंतिम काल, तो आधुनिक काल को वर्तमान काल किसने कहा? तो मिस्र बंधुओं ने कहा। आधुनिक काल को आधुनिक काल किसने कहा? तो आधुनिक काल को आधुनिक काल कहा गणपति चंद्र गुप्त ने। इसको याद रखिएगा, आधुनिक काल को आधुनिक काल किसने कहा? गणपति चंद्र गुप्त ने कहा था। आदिकाल को गद्य काल किसने कहा? आदिकाल को गद्य काल किसने कहा? तो आदिकाल को गद्य काल कहा था डॉक्टर रामचंद्र शुक्ल ने, रामचंद्र शुक्ल ने। डॉक्टर नहीं लगता इनके नाम के आगे। आइए एक और रोचक चीज बता देता हूं आपको कि वो जो मिस्र बंधु थे वो वास्तव में मिस्र बंधु थे कौन? तो मिस्र बंधु जहां कहीं भी देखे तो आपके दिमाग में ये आ जाना चाहिए, गणेश बिहारी, सुखदेव बिहारी और श्याम बिहारी। तो बात करा जाए कि मिस्र बंधु में 3 भाई थे, गणेश, सुखदेव और श्याम। तीनों ही क्या थे? बिहारी। तो इसलिए गणेश बिहारी, सुखदेव बिहारी और श्याम बिहारी। तो आदिकाल, आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल, आधुनिक काल, इनका नामकरण मैंने आपको बता दिया। हिंदी भाषा बता दी, हिंदी उपभाषा बता दी, हिंदी की बोलियां बता दी, हिंदी के विभिन्न कालखंडों का नामकरण बता दिया। आदिकाल को आदिकाल किसने कहा? भक्तिकाल को भक्तिकाल किसने कहा? रीतिकाल को रीतिकाल किसने कहा? आधुनिक काल को आधुनिक काल किसने कहा? सारी चीजें मैंने आपको समझा दी हैं हिंदी साहित्य के पहले वीडियो में। अब दूसरे वीडियो में हम लोग चलेंगे, आदिकाल पढ़ेंगे, आप लोग पृथ्वीराज रासो पढ़ेंगे, चंद्रबरदाई के बारे में पढ़ेंगे, फिर हम लोग भक्ति काल के बारे में पढ़ेंगे, कि कबीर के बारे में पढ़ेंगे, तुलसी के बारे में पढ़ेंगे, फिर हम लोग रीति काल के बारे में पढ़ेंगे, फिर हम लोग आधुनिक काल के बारे में पढ़ेंगे। एकदम रोचक बना दूंगा सारे वीडियो को और आपको एकदम से मजा आने वाला है हिंदी साहित्य पढ़ते समय। अगर मेरा पहला वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करिएगा और हमारा सपोर्ट करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और निरंतर हमारा सपोर्ट करते रहिएगा। पिछले 5 दिनों में हम लोगों के 1200 सब्सक्राइबर से ज़्यादा बढ़े हुए हैं, तो आप इसी तरह से अपना सपोर्ट बनाए रखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा।